हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे कार्य। अब देखिए, जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके अंतर्गत जो कार्य है वो सभी कार्य को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा हर एक जो इतना भी टॉपिक मैं बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं और अन्य जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे रिलेटेड अन्य नहीं आएंगे। यानी कि जितना मैं बताऊँगा उतने ही में से आएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन यानी कि सभी टॉपिक को मैं कवर कराने वाला हूं। तो देखिए पहला जो कार्य है ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वो है आंतरिक सीआरपी रणनीति के माध्यम से कार्यक्रम विस्तार। तो किस प्रकार से होगा, तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, देखिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को और क्या कहा जाता है, बिहान कहा जाता है, के द्वारा आंतरिक सीआरपी एवं संसाधन विकास खंड रणनीति के माध्यम से प्रदेश के कुल 64 विकास खंडों में, देखिए मैं आपको बताया था कि 64 विकास खंड किस प्रकार से होगा। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं आजीविका का, उसमें आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझाया हुआ है। तो 64 विकास खंडों में सघन रूप से कार्य किए जा रहे हैं। तो इसका जो कार्य है, जो सीआरपी का जो कार्य है, ये पूरे 64 विकास खंडों में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक में, तथा शेष 82 यानी कि 82 विकास खंड में, देखिए 64 विकास खंड में तो इसका काम हो रहा है, लेकिन बाकी जो 82 विकास खंड हैं उसमें चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में वित्तीय वर्ष कौन कौन से 2017-18, 18-19, 19-20 में क्रमशः 21, 30 और 31 विकास खंडों में सघन विकास खंड के रूप में कार्यक्रम का विस्तार किया जाना नियोजित है। यानी कि देखिए जो बीता हुआ वर्ष है 2017-18, 18-19, 19-20, इसमें जो है 21 और 30 और 31 विकास खंडों में जो है इसका कार्यक्रम और चालू कर दिया गया है। बाकी और जो विकास खंड बचे हैं उसमें भी 21 और 22 में जो है चालू कर दिया जाएगा पूरा सीआरपी के तहत ये कार्यक्रम को, यानी कि जो कार्य है ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट ये देखते हैं, दूसरा कार्य क्या है, संसाधन विकास खंड रणनीति के माध्यम से कार्यक्रम को विस्तार करना। किस प्रकार से होगा ये, वर्तमान में राष्ट्रीय संसाधन संस्थान यानी कि एसईआरपी के द्वारा प्रदेश में 4 विकास खंडों तथा कुरूद, फिगेश्वर, नारायणपुर तथा ओडगी में, देखिए 4 विकासखंड कौन कौन सा, कुरूद, फिगेश्वर, नारायणपुर तथा ओडगी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्य में तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय संसाधन संस्थान एसईआरपी के द्वारा कितने विकास खंडों को में सहायता यानी कि तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है। तो आपका आंसर होगा 4 विकास खंडों में। कौन कौन से पूछा जाएगा, तो देखिए कुरूद, फिगेश्वर, नारायणपुर और ओडगी याद रखिए। इस प्रकार से आप याद रखिए। देखिए मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और आप एक नोट्स बनाते चले जाइए, आपको बहुत ही आसान होगा रिविज़न करने में। अगला पॉइंट देखिए, भारत सरकार ने अनुमोदन के उपरांत पार्टनरशिप रणनीति के तहत प्रदान संस्था से अनुबंध किया गया है। तो कौन से संस्था से, प्रदान संस्था से। अगला है जिसके तहत संस्था द्वारा 4 जो विकास खंड हैं कौन कौन से, दरभा, भानु प्रतापपुर, रायगढ़ तथा नगरी विकास खंड में कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा, संस्था के द्वारा। ये जो प्रदान संस्था है इसके द्वारा। इससे पहले जो राष्ट्रीय संसाधन संस्थान है इसके द्वारा 4 विकास खंड थे, और प्रदान के द्वारा भी कितने विकास खंड है, 4 विकास खंड है। कौन कौन से, दरभा, भानु प्रताप, रायगढ़ और नगरी विकास खंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा देखते हैं कि चक्रीय निधि, इस पर जो है ये कार्य है चक्रीय निधि किस प्रकार से है,
समझिए, देखिए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ऐसे महिला स्व सहायता समूह जो 3 माह से पंचसूत्र का पालन कर रहे हों। अब पंचसूत्र कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको पिछले जो आजीविका का वीडियो बनाया था आपके लिए, उस पे पंचसूत्र को मैं अच्छे से समझाया हूँ। तो नहीं देखें तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे प्ले लिस्ट से जाकर पूरा आजीविका के जितना वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें उन्हें 15,000 रुपये राशि की जो है चक्रीय निधि के रूप में प्रदाय किए जाने का प्रावधान है कि 15,000 रुपये दिया जाना चाहिए जो पंचसूत्र का पालन कर रहे हों महिला स्व सहायता समूह में। चक्रीय निधि की परिकल्पना महिला स्व सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने, कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूहों के विकास हेतु एक तंत्र के रूप में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा जो कार्य है सामुदायिक निवेश कोष यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये जो कार्य है ये किस प्रकार से है? मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्व सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया जा रहा है। ये समझ गए आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना, कौन सा योजना? सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 50,000 से 75,000 रुपये तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सामुदायिक निवेश कोष में महिला स्व सहायता समूहों का जो सूक्ष्म ऋण योजना है इसके अंतर्गत कितने रुपए की राशि ऋण दी जाती है? तो 50,000 से 75,000 रुपये। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा कि 50,000 से 75,000 रुपये तक की राशि ऋण ली जाती है किस योजना के अंतर्गत? तो सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए, इसमें नोट से देखिए इम्पोर्टेंट बात, अब तक कुल कितने 13,839 महिला स्व सहायता समूहों को 8,780.4 लाख रुपए का राशि प्रदान कर दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि अब तक कुल कितने महिला स्व सहायता समूहों को इतने रुपए दिया गया, या इतने महिला जो स्व सहायता समूह है उसको कितने रुपए दिया गया। तो आप ये डाटा याद रखिए, 13,839 और इधर 8,780.4 लाख रुपए। पांचवा जो कार्य है ये देखते हैं किसके अंतर्गत आता है? बैंक क्रेडिट लिंकेज। महिला स्व सहायता समूहों को वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंकों के साथ जोड़ना योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को आगामी 6 से 7 वर्षों तक रिपोर्ट लोन के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि समस्त महिला स्व सहायता समूहों को 3% का ब्याज, तो यहाँ देखिए ये कितने प्रतिशत का ब्याज? 3% का ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, परंतु इसके लिए स्व सहायता समूहों की समावधि में बकाया ऋण का भुगतान करना आवश्यक होगा। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कितना है, 5,000 रुपये इन लोग ऋण लेते हैं 3% ब्याज की दर से, तो इस पे जो है बाकी जो लिया रहेगा रुपए, मान लीजिए 3,000 रुपये इसमें दे चुके हैं, तो बाकी अगर और आगे हमको अगर 10,000 रुपये का ऋण लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरे जो 3,000 बचे कितने 2,000 रुपये, तो इस 2,000 को क्या करना पड़ेगा? पहले चुकाना पड़ेगा, तभी जाके हमको क्या मिलेगा? 10,000 रुपये का लोन मिलेगा, यानी कि ऋण मिलेगा। छठवां देखते हैं, इसमें छठवां क्या था? छठवां जो कार्य है ये है VRF, यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में VRF का, तो आप बता सकते हैं वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड। ठीक है, यानी कि वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड किसका? VRF का फुल फॉर्म है, ये आप याद रखिए। अब जानते हैं इसके बारे में। आपदा कोष ग्राम संगठन को दिए जाने वाला एक ऐसा विशेष कोष है जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे ही खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और अन्य को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये VRF का मुख्य कार्य है।
ग्रामीण गरीब परिवार में बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जबकि उन्हें भावनात्मक सहयोग के साथ साथ आर्थिक मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे किस प्रकार की मदद? कमाने वाले सदस्य की आपातकाल मृत्यु हो गई, बीमार हो गए, सूखापन आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो इस प्रकार से जो है इनको आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आर्थिक मदद के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? आपातकालीन मृत्यु, बीमारी, सूखा और प्राकृतिक आपदा। देखिए, इस स्थिति में पीड़ित परिवार की उपयुक्त आर्थिक सहायता के लिए आपदा कोष की व्यवस्था की गई है। कौन से आपदा कोष की? ये VRF फंड की। ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पीड़ित परिवार की उपयुक्त आर्थिक सहायता आपदा कोष के लिए कौन सा कार्य या कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं, तो कौन सा फंड बना हुआ है? तो ये VRF जो फंड है, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड जो होता है, ये बना हुआ है। ये थोड़ा सा उटपटांग है बोलने में, ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा तो इसके लिए सॉरी, आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समुदाय आधारित संवहनी कृषि कार्य। समुदाय आधारित संवहनी कृषि कार्य, देखिए इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य जो है स्व सहायता समूहों से जुड़ी गरीब अति गरीब महिलाओं को संवहनी आजीविका से जोड़ना है। यानी कि संवहनी आजीविका से जोड़ने वाले शब्द की बात करेंगे तो कौन कौन से होंगे? जो गरीब होंगे और अति गरीब होंगे उन्हीं को संवहनी आजीविका के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। कृषि को स्थानीय संसाधन जैसे नाडेप खाद, केचुआ खाद, जैविक कीटनाशक के उपयोग को प्रोत्साहित कर लागत कम करना एवं उत्पादन व आय में बढ़ोतरी करना, यानी कि बढ़ाना। ये क्या है? कृषि स्थानीय संसाधन जैसे मुख्य कार्य हैं। इस हेतु 20 विकास खंड के लिए, देखिए अब इसमें जो 20 विकास खंड के लिए 10-10 ग्रामों में 10-10 ग्रामों के 100-100 कृषकों का चयन किया गया है। यानी कि 20 विकास खंड है तो इसमें से जो 10 विकास खंड है फिर 10 होगा, फिर इस वाले में से 100 किसान को चुना जाएगा, फिर इसमें से 100 किसान को चुना जाएगा। इस प्रकार से कार्य को बढ़ाया जाएगा। किसके? सामुदायिक आधारित संवहनी कृषि के अंतर्गत। अगला देखिए, 8वां जो कार्य है ये है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, यानी कि MKSP, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही है हिंदी में जो लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला किसानों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लागू किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महिला किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा क्या परियोजना लागू किया गया? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लागू की गई। भारत सरकार द्वारा बस्तर सेवा मंडल जिला बस्तर को विकास खंड के 5 ग्राम पंचायतों के 29 ग्रामों के 2200 परिवारों हेतु लागत राशि रुपये 299.185 लाख रुपए 3 वर्षों हेतु स्वीकृत की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली, कि बस्तर सेवक मंडल में जिला बस्तर में विकास खंड कितने? 5 विकास खंड में जो है, और इस विकास खंड के कितने गांवों में? 29 ग्रामों में, और कितने परिवारों को? तो 2200 परिवारों को कितने रुपए दिया गया? 299.185 लाख रुपए दिया गया। अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार करते हुए 60,000 महिला किसानों को परियोजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि पूरे जो है कितने हज़ार? 60,000 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। कौन सा? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। देखिए, 9वां जो कार्य है ये कार्य है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यानी कि DDU-GKY। क्या? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये हिंदी में ही है, इसको इंग्लिश में
इस प्रकार से लिखा जाएगा और इसका फुल फॉर्म यही होगा। पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के कौशल उन्नयन विशेष परियोजना को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु क्या किया गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लागू किया गया। पहले क्या था, देखिए क्या नाम था इसका, रखा जाएगा स्वरोजगार योजना के कौशल उन्नयन विशेष परियोजना हेतु, इसका नाम जो है परिवर्तित करके क्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कर दिया गया और यही लागू किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत कौन से जिले शामिल हैं, तो सभी जिले शामिल हैं। यहाँ पर आपसे ऐसे पूछे जाएगा कि 10, 12 और सभी या इनमें से कोई भी जिला नहीं, तो आप सभी जिले पर लगाकर आएंगे उत्तर। कौशल उन्नयन के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के जो ग्रामीण बीपीएल युवाओं को विभिन्न व्यवसाय के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया, तब जाकर कम से कम 75% प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थाओं में जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर नियोजित किया जा रहा है। कितने प्रतिशत? 75% प्रशिक्षित युवाओं को, ये याद रखिए आप। फिर क्या था, नक्सल प्रभावित जिलों हेतु विशेष परियोजना कौशल विकास हेतु रोशनी कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? रोशनी कार्यक्रम, ये याद रखिए कौन सा कार्यक्रम, रोशनी कार्यक्रम। किसके अंतर्गत? नक्सल प्रभावित जिलों के अंतर्गत। अब देखिए ये जो रोशनी कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जो है प्रदेश के कुल 8 अनुसूचित जनजाति, कितने अनुसूचित जनजाति? 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल व नक्सल प्रभावित जिले क्रमशः बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव तथा बलरामपुर को शामिल कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देखिए नक्सल प्रभावित जिलों में कौन सी परियोजना जो है चालू किया गया, परियोजना कौशल विकास हेतु रोशनी कार्यक्रम चालू किया गया है। इसमें जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है कितने? 8, कुल 8 अनुसूचित जनजाति को। ठीक है, कौन कौन से एरिया के? बस्तर के, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायण और कोंडागांव और बलरामपुर। रोशनी परियोजना के अंतर्गत 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। तो ये याद रखिए कि 40% जो महिलाएं हैं ये किसके अंतर्गत प्रशिक्षण ग्रहण करेगी? रोशनी परियोजना के अंतर्गत। फिर 10वां जो कार्यक्रम है ये था कार्य जो है किया जाने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत। ठीक है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था यानी कि आरसेटी। ठीक है, याद रखिएगा आरसेटी इसका फुल फॉर्म है। ग्रामीण बीपीएल हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार से लोड बैंकों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था आरसेटी यानी कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि आरसेटी का फुल फॉर्म क्या है? तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था जो इसकी स्थापना हुई थी किसके अंतर्गत हुई थी? ये हुई थी बीपीएल हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार से लोड बैंकों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण देना। अब प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, यानी कि सरकार देगी। इसकी जितनी भी प्रशिक्षण होगा उसका जो राशि होगा वो कौन देगी? सरकार देगी। 1 माह के प्रशिक्षण हेतु 4,000 रुपये तथा 1 माह से अधिक प्रशिक्षण हेतु 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। अब ये जो पैसा है ये कौन देगी? सरकार ही देगी। युवाओं के रुचि के आधार पर उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने जा रहे हैं। साथ ही उन्हें स्वरोजगार की स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर बैंक ऋण उपलब्ध कराकर लाभ दिया जा रहा है। यानी कि ऋण देकर उनको क्या किया जा रहा है? लाभ दिया जा रहा है और उनको अच्छे से जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया आपको हर एक क्वेश्चन, इतने ही में से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। आप पूरा अच्छे से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आया, नहीं लग रहा है कि आपको फिर से पढ़ना है मुझे, तो आप रिपीट कर लीजिए और वहाँ फिर से पढ़िए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ बने रहिए। तो 11वां देखते हैं। 11वां जो कार्य है ये था मॉडल कन्वर्जेंस ब्लॉक अभिसरण परियोजना, यानी कि सामुदायिक एवं आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के समग्र विकास हेतु बिहान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य के 5 सघन विकासखंड कौन कौन से, छुरा, बस्तर, राजनांदगांव, नहरपुर एवं बलरामपुर, ये 5 जो विकासखंड हैं सघन विकासखंड के अंतर्गत आते हैं, में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण गरीब परिवारों का आजीविका संवर्धन किया जा रहा है। किसके अंतर्गत? मॉडल कन्वर्जेंस ब्लॉक के अंतर्गत ये अभिसरण परियोजना है एक प्रकार का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए आजीविका का जितने भी टॉपिक हैं हम सब कवर कराएंगे। आजीविका जैसे ही ख़त्म होगा हम बाकी जो टॉपिक हैं उस पर हम बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? देखिए आजीविका के अंतर्गत तो हम पढ़ लेंगे क्या क्या टॉपिक आता है, ठीक है। पूरा टॉपिक मैं सिलेबस में कवर कराऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत? देखिए पंचायत यानी कि पंचायती जो क्या है राज व्यवस्था है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक और कवर करा दूंगा मैं आपको, तो पूरा हमारे साथ बने रहिए, हर एक टॉपिक को हम कवर कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।